हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस के 14 चैप्टर। ये चैप्टर क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ में जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या तो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का क्या नाम है? जल। मान लीजिए किसी कारणवश आपके परिवार को एक सप्ताह तक प्रतिदिन एक बाल्टी जल मिलता है। कल्पना कीजिए तब क्या होगा। क्या आप खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? इनके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से क्रियाकलाप हैं जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे? यदि काफ़ी लंबे समय तक हमें आसानी से जल प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? पीने के अतिरिक्त ऐसे बहुत से क्रियाकलाप हैं जिनके लिए हम जल का उपयोग करते हैं। क्या आपको यह अनुमान है कि हम एक दिन में जल की लगभग कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जल का उपयोग दिया गया है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, हम कितने जल का उपयोग करते हैं। क्रियाकलाप फर्स्ट, प्रतिदिन के उन सभी क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। सारणी 14.1 में कुछ क्रियाकलापों की सूची दी गई है। इसी प्रकार की सारणी अपनी नोटबुक में बनाइए। अब पूरे दिन में आप तथा आपके परिवार के सदस्य द्वारा प्रत्येक क्रियाकलापों में प्रयुक्त जल की मात्रा मापिए। आप मापन के लिए मग, गिलास, बाल्टी या किसी अन्य बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। सारणी 14.1 में किसी परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग होने वाले जल की मात्रा का अनुमान, ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसको भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब नीचे देखते हैं। अब आप यह जान गए होंगे कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितने जल का उपयोग होता है। इस जानकारी का उपयोग करके यह परिकलन कीजिए कि आपके परिवार को एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है। अब जल की इस मात्रा को अपने परिवार के सदस्य की संख्या से विभाजित कीजिए। यह आपके परिवार के एक सदस्य की एक वर्ष की जल की आवश्यकता का बोध कराएगा। पता लगाएं कि आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं। अब आपको यह बोध हो जाएगा कि आपके शहर अथवा गांव के लिए एक वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होगी। अब यहाँ बूझो क्या कर रही है, देख लेते हैं। बूझो जिज्ञासु है कि क्या हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में जल उपलब्ध होता है? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ के लोग को उचित मात्रा में जल नहीं मिलता है? वे अपना काम कैसे चलाते हैं? अब आगे पॉइंट देखते हैं। आपने ऐसे बहुत से क्रियाकलापों की सूची बनाई है जिनमें आप जल का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारी जल की आवश्यकताएं इसी प्रकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित है? हम गेहूँ, चावल, दालें, सब्जियां तथा अन्य बहुत सी खाने की वस्तुओं का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ रेशे जिनका उपयोग हम कपड़ा बनाने में करते हैं पौधों से ही प्राप्त होते हैं। क्या इन्हें उगाने के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती? क्या आप जल के कुछ और उपयोग सोच सकते हैं? हमारे उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन में जल का उपयोग उद्योग में किया जाता है।
इसीलिए जल का उपयोग केवल दैनिक कार्य के लिए ही नहीं वरन बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी होता है। अब आगे देखते हैं पॉइंट, हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। अपने उपयोग के लिए आप जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे हम नदियों, झरनों, तालाबों, कुओं अथवा हैंडपंप से प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य यह कह सकते हैं कि हम जल टोंटियों से प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि टोंटियों में जल कहाँ से आता है। टोंटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइप के नेटवर्क द्वारा की जाती है। यहाँ एग्जाम्पल पे देख सकते हैं, यहाँ पाइप है, सेट मोटर के जरिए कार में पानी जा रहा है। हम में से प्रत्येक का अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न हो सकता है, परंतु अंततः हम सबके जल के एक से ही स्रोत हैं, जैसे तालाब, झील, नदी तथा कुएं। हमने अपनी चर्चा में कुछ जल स्रोतों का उल्लेख किया है। इन तालाबों, नदियों, झीलों तथा कुओं को भरने के लिए जल कहाँ से आता है। अब यहाँ बुझो क्या कर रहे हैं देखते हैं। बुझो चाहता है कि आप अपने जीवन में किसी ऐसे दिन की कल्पना करें जिस दिन जल की आपूर्ति टोंटियों द्वारा नहीं हो रही हो, अतः आपको स्वयं बहुत दूर से जल लाना पड़ता है। तब क्या आप जल की उतनी ही मात्रा का उपयोग करेंगे जितनी अन्य दिनों में करते हैं। अब आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। इस जल का अधिकांश भाग समुद्र और महासागर में है। चित्र 14.3 में देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खरा होता है। इसीलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त तथा अन्य घरेलू, कृषि तथा उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। कदाचित आपने एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर की ये पंक्तियाँ सुनी होगी। हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविक की करुण गाथा का उल्लेख किया है। फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। क्या आपको यह आश्चर्यजनक लगता है? आखिरकार जो जल हम उपयोग करते हैं वह खरा नहीं होता। हम में से बहुत से लोग महासागरों से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। क्या इन स्थानों की जल आपूर्ति भी महासागरों पर ही निर्भर करती है? महासागरों का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है जो हमें जल की आपूर्ति करते हैं? ऐसा क्यों है कि इन स्रोतों का जल किसी भी प्रकार से खारा नहीं होता है? इसे समझने के लिए हमें जल चक्र के विषय में जानना आवश्यक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जल चक्र। जल के विलुप्त होने की युक्ति।
आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला कुछ जल कुछ समय बाद सूख जाता है? यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों तथा अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। यह जल कहाँ जाता है? क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 6 याद है, जिसमें हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक घुला हुआ था? हमने क्या पाया? जल वाष्पित हो गया था तथा नमक शेष रह गया था। इस क्रियाकलाप से हमें यह बोध होता है कि गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकलाप से हम यह भी अनुमान करते हैं कि जल वाष्प अपने साथ लवण का वहन नहीं करती है। इस प्रकार बनी जल वाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, जिसे प्रायः देखा नहीं जा सकता। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। तथापि हमने यह देखा है कि खेतों, सड़कों, छतों तथा अन्य जमीनी क्षेत्र से भी जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। अध्याय 5 में हमने यह भी उल्लेख किया है कि महासागरों का वह खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है, वाष्पन के परिणाम स्वरूप महासागर के पास नमक के ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता है। वाष्पन के लिए आवश्यक यह ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है? आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप सेकंड देखते हैं। दो एक जैसी प्लेट लीजिए। एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में तथा दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए। अब इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए। जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जल इधर उधर न छलके। प्रत्येक 15 मिनट पश्चात दोनों प्लेट का परीक्षण कीजिए। क्या जल विलुप्त होता प्रतीत होता है? किस प्लेट का जल पहले विलुप्त होता है? जल के वाष्पन के लिए इस ऊर्जा का स्रोत क्या है? दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणें को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। क्रियाकलाप सेकंड में हमने यह देखा था कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें अधिक समय लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुँच जाती है? हाँ, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठ से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती जाती है। तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। क्या जल वाष्प के वायु में अंतरित होने का अन्य कोई प्रक्रम भी है?
अगला पॉइंट देखते हैं, पौधों द्वारा जल की क्षति। हमने अध्याय 7 में पढ़ा है कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। पौधे इस जल वो जो क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। वो जो वाष्पसंचरण के विषय में पढ़ता रहा है, उसने स्वयं से पूछा, 1 किलोग्राम गेहूँ देने वाले गेहूँ के पौधों से वाष्पसंचरण द्वारा कितने जल की क्षति होती है। उसने पता लगाया कि यह क्षति लगभग 500 लीटर है, जो कि अनुमानतः बड़े आकार की 25 बाल्टियाँ में भरे जल के बराबर है। क्या अब आप यह कल्पना कर सकते हैं कि वनों, फलों तथा घास के मैदानों द्वारा कुल मिलाकर जल की कितनी मात्रा की क्षति होती है। आगे पॉइंट देखते हैं, कि कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पसंचरण प्रक्रम द्वारा जल वाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। क्या आपको अध्याय 7 का वह क्रियाकलाप 4 याद है जिसमें आपने पत्तियों द्वारा जल के वाष्पसंचरण का परीक्षण किया था? वायु से जल वाष्पसंचरण तथा घनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, जैसा कि हम देखेंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं, बादल कैसे बनते हैं। यहाँ से देखते हैं, वो क्रियाकलाप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे पहली क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। पहली क्या कर रही है, पहली ने सर्दी में प्रातः काल घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें देखी है। क्या आपने भी कभी शीत ऋतु में प्रातः काल पत्तियों या धातुओं के पृष्ठों जैसे लोहे की कील तथा दरवाजों पर इसी प्रकार की ओस की बूंदें देखी है? क्या यह भी संघनन के कारण है? क्या आपने गर्मियों में भी प्रातः काल ऐसा होते देखा है? अब आगे पॉइंट देखते हैं, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। यही छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं, हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाती है। यहाँ पर देखते बुझो क्या कर रहा है। सर्दियों में प्रातः काल धरती के पास बुझो ने कोहरा देखा है। वह विचार कर रहा है कि क्या यह भी ठंडी धरती के पास जल वाष्प का संघनन है? आप क्या सोचते हैं? इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। वर्षा किसे कहते हैं? तो ये पॉइंट आप बता सकते हैं किसी को भी। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या
हिम के रूप में भी गिर सकती है। इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पसर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, पुनः महासागरों की ओर। वर्षा तथा हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है? प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंततः महासागरों में वापस चला जाता है। यह विभिन्न ढंगों से होता है। पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है। यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियों भूमि पर लंबी दूरी तय करती है और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती है। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। वर्षा का जल भी झीलों तथा तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन और वाष्पसर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौमजल के रूप में उपलब्ध होता है। कुओं का भरमन भौमजल से ही होता है। इसी प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौमजल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौमजल से ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहाँ पर भौमजल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई की आवश्यकता होती है। अति उपयोग के कारण भौमजल के स्तर की यह क्षति चिंता का विषय है। अब आगे देखते हैं पॉइंट। पहली एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है। उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी होती है। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भौमजल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बहा ले जाता है। अब हम यह जानते हैं कि भूमि के पृष्ठ पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ से जल वाष्प के रूप में वायु में जाता है, वर्षा, ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण करने को ही जल चक्र कहते हैं। अब जल चक्र किसे कहते हैं तो ये बता सकते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर
भिन्न भिन्न होता है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि ऐसा स्थान भी है जहाँ पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है, परंतु अधिक वर्षा से बहुत सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। भारी वर्षा से नदियों, झीलों तथा तालाबों का जल स्तर बढ़ सकता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गांवों और शहरों को जलमग्न कर सकता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है। यहाँ देख सकते हैं ऐसे बाढ़ आ जाते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ देखो बाढ़ आया हुआ है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी बह जाते हैं। प्रायः जब बाढ़ का जल उतरता है तो ये जल जीव थल भाग में फंसकर मर जाते हैं। वर्षा भूमि पर रहने वाले जीव को भी प्रभावित करती है। अगला पॉइंट देखते हैं। यदि काफ़ी समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा? वाष्पन एवं वाष्पसर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि यह वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है। इसलिए मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाब और कुओं में जल का स्तर गिर जाता है और उनमें से कुछ सूख भी जाते हैं। भौम जल की भी कमी हो जाती है। इससे सूखा पड़ जा सकता है। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। कदाचित आपने हमारे देश या संसार के कुछ भागों में पड़े सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इन परिस्थितियों में पशुओं और वनस्पतियों का क्या होता है? अपने माता पिता तथा पड़ोसियों से चर्चा करके अथवा समाचार पत्र व मैगजीन में पढ़कर इनके बारे में पता लगाने का प्रयास कीजिए। अब अगला पॉइंट देखते हैं। हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जंतुओं तथा मनुष्य के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश जल महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जब भौम जल का स्तर अत्यधिक गिर जाता है, तब भौम जल का और अधिक उपयोग नहीं कर सकते। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, परंतु उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है और अति उपयोग के कारण घटती जा रही है। जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की जनसंख्या भी बढ़ रही है। बहुत से नगरों में जल भरने के लिए लंबी कतारों का दिखना एक साधारण दृश्य है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योग में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इन्हीं कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है। इसीलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए। हम सावधानी बरतते हैं
बरतें जिसमें जल व्यर्थ न हो। अब अगला पॉइंट देखते हैं, वर्षा के जल संग्रहण। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। वर्षा के उस जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्र में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्र में कंक्रीट की सड़कें और मकान होते हैं। यह नालों में बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है? इस प्रकार वर्षा जल का कुछ भाग बहकर नदियों या झीलों तक पहुँच जाता है, जो कि बहुत दूरी पर हो सकते हैं, क्योंकि यह जल हमारे चारों ओर भूमि में वापस नहीं गया है। अतः इस जल को घरों में वापस लाने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। वर्षा जल संग्रहण की यहाँ 2 तकनीक का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट, छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइप द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं, जिससे उपयोग करने से हम पहले निस्यादिन करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइप द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौमजल की पुनः पूर्ति करेगा। एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नलियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। अभी इसके प्रमुख शब्द देखते हैं। बादल, संघनन, सूखा, वाष्पन, बाढ़, ओला, महासागर, वर्षा जल संग्रहण, हिम, जलवाष्प, जल चक्र। सारांश पढ़ लेते हैं। जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पजनन से जल वाष्प मिलती रहती है। जल वाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है, जो बादल जैसे दिखाई देते हैं। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम अथवा ओले के रूप में गिरती है। वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति करते हैं। महासागरों तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ सकता है। पृथ्वी का उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसीलिए विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। इसका क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा।